यूट्यूब फैमिली एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। एक बार फिर से मैं आपकी क्लास में हाजिर हुई हूँ जीके और जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस को लेकर के। एंड अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि चक्षु एडिशन ने उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं विकास के से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी बुक बनाई है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी उस एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाना चाहते हैं तो इस बुक में बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपके लिए ऐसी है जो कि आपके प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी बनाएंगी। जैसे 2 सॉल्व पेपर इसमें इंक्लूडेड है, 1100 प्लस जो है वन लाइनर आंसर्स आपको मिलेंगे। तो देखिए ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो आपको कम समय में बेहतरीन तैयारी करवाएं, उन्हीं कैटेगरी में आपकी चक्षु लेखपाल की ये बुक भी आती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बुक के लिए और आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए, ये तो रही चक्षु लेखपाल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि सूर्य में हाइड्रोजन एवं हीलियम का लगभग अनुपात कितना होता है, यानी सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का जो रेशियो है वो कितना होता है। 3:2, 3:1, 2:1 या फिर 4:3। तो आप क्या याद रखेंगे कि जो सूर्य है वो हाइड्रोजन और हीलियम के गैस का एक विशाल गोला होता है। तो ये बात तो चलिए ठीक है। अब आपसे रेशियो पूछा है तो आप याद रखिए कि हाइड्रोजन और हीलियम का अगर रेशियो आपसे पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे 3:1, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, क्योंकि सूर्य जो है वो मेजर तरीके से हाइड्रोजन और हीलियम के गैस से ही मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि वह तारामंडल निम्न है जिसका नाम हंटर है। वह तारामंडल कौन सा है जिसका नाम क्या है, हंटर है। ध्रुवीय भालू का नाम, सीरियस का, ओरियन का या फिर ग्रेट बियर का। तो आप याद रखिए कि जो ओरियन तारामंडल है, क्या जो ओरियन तारामंडल है इसी का एक अन्य नाम क्या है, हंटर है। यानी ओरियन तारामंडल और हंटर जो है एक ही का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तारा डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। इन चारों में से ऐसा कौन सा तारा है जो डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। बीटलगीज, सीरियस, कपाला या फिर रीगल। तो आप क्या याद रखेंगे कि जो डॉग स्टार है वो किसे कहा जाता है, सीरियस तारा को कहा जाता है। लुब्धक तारे अथवा या फिर कह लीजिए सीरियस तारे, इन्हीं को क्या कहा जाता है, डॉग स्टार कहा जाता है। और इन तारों की खास बात क्या होती है कि ये जो तारे होते हैं ये अपने नक्षत्र समूह में सबसे अधिक तेज चमकते हैं। तो आप क्या याद रखेंगे, जो सीरियस तारा है उसी को क्या कहा जाता है, डॉग स्टार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। सन रेजेस जो होती हैं वो पृथ्वी तक पहुंचने में उन्हें कितना टाइम लगता है, ये आपसे पूछा है। लगभग 90 सेकेंड, लगभग 180 सेकेंड या फिर लगभग 340 सेकेंड या फिर लगभग 500 सेकेंड। तो आप क्या याद रखेंगे इसका राइट आंसर कि लगभग 500 सेकेंड लगता है सन रेजेस को अर्थ तक पहुंचने के लिए। और अगर हम इसे मिनट में करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि 8.3 मिनट का टाइम लगता है। अगर मिनट में पूछेगा तो आप याद रखेंगे 8.3 मिनट, एंड अगर आपसे सेकंड में पूछेगा तो आप याद रखेंगे लगभग 500 सेकंड। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि पृथ्वी से तारों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि पृथ्वी से तारों की जो डिस्टेंस होती है उसको जो है किस यूनिट पे आप मापते हैं, प्रकाश वर्ष में, नॉटिकल मील में, फैदम में या फिर किलोमीटर में। तो देखिए जो खगोलीय दूरी होती है उसको हम किससे मानते हैं, प्रकाश वर्ष। यानी पृथ्वी से लेकर जो स्टार्स का डिस्टेंस है उसे हम किस में मापते हैं, प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश वर्ष। और कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो वो भी आप याद रखिए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। आई होप कि क्लियर होगा आपको। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना होता है, 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और पृथ्वी से तारों की दूरी किस यूनिट में मापते हैं, तो आप याद रखेंगे प्रकाश वर्ष में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि एक खगोलीय एकक के बीच का औसत अंतर, यानी एक जो खगोलीय एकक होता है वो किसके बीच का एक औसत अंतर होता है। पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चंद्र, गुरु और सूर्य या फिर
मंगल और सूर्य। तो आप याद रखिए कि जो खगोलीय एकक होता है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच का औसत अंतर होता है। किसका? पृथ्वी और सूर्य के बीच का औसत अंतर होता है। और साथ ही साथ जो खगोलीय इकाई होती है वो लंबाई मापने की एक इकाई यानी डिस्टेंस मापने की एक इकाई है। किसके बीच? पृथ्वी और सूर्य के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, शनि, बृहस्पति, सूर्य या फिर बुध। तो आप क्या याद रखेंगे कि जो सूर्य है वो प्लैनेट ना होकर के क्या है? स्टार है, यानी सन इज ए स्टार नॉट अ प्लैनेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। अगर बात करें हम सबसे चमकीले ग्रह की तो कौन सा है? बृहस्पति, शुक्र, मंगल या फिर बुध। तो आप क्या याद रखेंगे कि जो शुक्र ग्रह है वो जो है सबसे चमकीला ग्रह है। और साथ ही साथ आप क्या याद रखिए कि जो शुक्र ग्रह है उसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। साथ ही साथ इसे और क्या कहा जाता है? तो इसे चमकीला ग्रह कहा जाता है, सुबह का तारा कहा जाता है, शाम का तारा कहा जाता है। तो ये सारे नामों से शुक्र ग्रह को संबोधित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि ग्रह शुक्र निम्न अनुसार घूर्णन कैसे करता है, यानी किस डायरेक्शन में शुक्र ग्रह घूर्णन करता है ये आपको बताना है। पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से उत्तर या फिर उत्तर से दक्षिण। तो आप क्या याद रखेंगे? जो शुक्र ग्रह है वो पूर्व से पश्चिम, कैसे? पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या करता है? वो घूर्णन करता है। रोटेशन कैसे करता है? शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है? बुध, मंगल, शुक्र या फिर वरुण। तो आप क्या याद रखिए कि सौरमंडल में पृथ्वी से दूरी के आधार पर जो ग्रह है उनकी कल्पना की गई है। और आंतरिक ग्रहों में कौन कौन आता है? बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आता है और मंगल आता है। तो जो वरुण जो है वो आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में सिर्फ 4 ग्रह आते हैं। कौन कौन से आते हैं? बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी आते हैं। ठीक है, और वरुण कहाँ आता है? वरुण बाह्य ग्रहों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि वरुण ग्रह का वायुमंडल समान है किस? शनि के, बृहस्पति के, यूरेनस के या फिर मंगल के। यानी जो एटमॉस्फेयर है वरुण ग्रह का वो किस ग्रह के वायुमंडल के समान है। तो आप क्या याद रखिए इसका राइट आंसर कि जो वरुण ग्रह का वायुमंडल है वो यूरेनस के समान है। यूरेनस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अरुण ग्रह कहते हैं। यानी जो वरुण ग्रह का वायुमंडल है वो किसके ग्रह के समान है? यूरेनस ग्रह के समान है। और यूरेनस ग्रह को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अरुण ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, और बात करें अगर हम वरुण ग्रह की तो ये सौरमंडल में सूर्य से दूरी के क्रम के आधार पर 8वें नंबर पे आता है। कौन? वरुण ग्रह। ठीक है, और सबसे अंतिम ग्रह माना जाता है सौरमंडल में दूरी के आधार पर सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि पृथ्वी की आयु का अंदाजा डैश से लगाया जा सकता है? यूरेनियस डेटिंग, एटॉमिक क्लॉक, कार्बन डेटिंग या फिर जैव घड़ी। तो आप क्या याद रखेंगे इसका राइट आंसर कि पृथ्वी की जो आयु है उसकी अंदाजा कैसे लगाया जाता है? यूरेनियस डेटिंग से। कैसे? यूरेनियम डेटिंग से जो है इसका अंदाजा लगाया जाता है। और बात करें अगर हम कार्बन डेटिंग की तो कार्बन डेटिंग से क्या पता लगाया जाता है? जीवाश्मों की आयु का पता। किसके? जीवाश्मों की आयु का पता हम किससे लगाते हैं? कार्बन डेटिंग से। और पृथ्वी की आयु का अंदाजा हम कैसे लगाते हैं? यूरेनियस डेटिंग से लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह विद्यमान है? यानी पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है ये आपसे पूछा गया है। मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, मंगल और शुक्र या फिर शुक्र और शनि। तो पृथ्वी के दोनों ओर कौन से दो अलग अलग ग्रह हैं? तो आप याद रखिए कि पृथ्वी के दोनों ओर में शुक्र और मंगल ग्रह हैं। कौन से ग्रह हैं? शुक्र और मंगल ग्रह हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मंगल और शुक्र ग्रह हो जाएगा। कैसे? क्योंकि पहले अगर सीक्वेंस में देखेंगे तो पहले जो है आपका कौन सा ग्रह आता है? बुध आता है, फिर शुक्र है, फिर कौन है? फिर पृथ्वी है और फिर मंगल है। तो पृथ्वी कौन सी हुई? ये वाली हुई। तो ये क्या हो गया? ये शुक्र हो गया और ये मंगल हो गया। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मंगल और शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन की गति किलोमीटर और घंटे में बताइए। तो पृथ्वी के घूर्णन की रोटेशन की जो गति है वो किलोमीटर पर घंटे में आपको बताना है। तो आप याद रखिए कि जो
पृथ्वी की घूर्णन की गति है वो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा होती। कितनी? 1670 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि दिन रात किसके कारण होते हैं? दिन और रात जो है वो किसके कारण होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन व परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, या फिर न तो पृथ्वी के घूर्णन और न ही परिक्रमण के कारण। तो आप क्या याद रखिए कि जो दिन और रात होते हैं वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि पृथ्वी का अक्ष जो है झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। अगर पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर झुकी ना होती तो सूर्य की किरणें लंबवत किस पर पड़ती? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर, या फिर भूमध्य रेखा पर। तो अगर इमेजिन करिए कि पृथ्वी जो है अपनी एक्सिस पर न झुका होता तो इसकी जो किरणें हैं वो लंबवत किस पर पड़ती? भूमध्य रेखा पर, यानी इक्वेटर लाइन पर जो सनरेजेज हैं वो जो है लंबवत पड़ती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि चंद्र ग्रहण होने का कारण, चंद्र ग्रहण किस वजह से होता है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है, उस समय क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको क्लियर ही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि वर्तमान में परिचालित भारतीय उपग्रहों में कोई भी बृहस्पति उपग्रह नहीं है, संचालन उपग्रह नहीं है, पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह नहीं है, या फिर संचार उपग्रह नहीं है। थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसका राइट आंसर याद करना है कि वर्तमान में परिचालित जो भारतीय उपग्रहों में से कोई भी बृहस्पति कक्षा के उपग्रह में नहीं है, यानी जितने भी उपग्रह हैं उनमें से कोई भी उपग्रह बृहस्पति कक्षा के उपग्रह नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड को उल्का के रूप में भी जाना जाता है? यानी कौन सा ऐसा खगोलीय पिंड है जिसे उल्का के रूप में जाना जाता है? उल्का पिंड, उपग्रह, पुच्छल तारा, या फिर क्षुद्र ग्रह। तो आप क्या याद रखेंगे कि उल्का जो है किसको कहा जाता है? उल्का पिंड को कहा जाता है। उल्का पिंड को जो है, खगोलीय पिंड को उल्का के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उल्का पिंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति किस वजह से होती है? चंद्रमा के ग्रेविटेशन की वजह से होती है। ठीक है, हमने बचपन में अपनी बुक्स में पढ़ा हुआ है कि ग्रेविटेशन जो मून का होता है उसकी वजह से क्या होता है? ज्वार और भाटा होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि GMT यानी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम और IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मध्य का जो समय अंतराल है वो कितना होता है? 6 से ही 1/2, 4 से ही 1/2, या फिर 5 से ही 1/2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो GST है और IST के मध्य का जो अंतर होता है वो कितना होता है? 5 से ही 1/2 होता है। कितना होता है? 5 से ही 1/2 होता है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे याद रखेंगे? क्योंकि हमें जो है बताया गया है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, यानी जो भारतीय मानक समय होता है, वो ग्रीनविच माध्य समय यानी जिसे हम GMT कहते हैं उससे 5.5 घंटे आगे होता है। तो अंतर कितने का आ गया? 5 से 1/2 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजी था, लेकिन बहुत ही टफ लैंग्वेज में दिया हुआ था, तो इस वजह से हमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हमें याद रखना है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 5.5 घंटे आगे होता है। तो अंतर कितने का हो गया? 5 से 1/2, यानी 5.5 घंटे का हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक वृहद वृत्त है? सबको पता होना चाहिए कि वृहद वृत्त हम किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा को कहते हैं। भूमध्य रेखा से बड़ा वृत्त जो है पृथ्वी पर कोई भी इमेजिनरी लाइन नहीं बनाती, और सबसे वृहद वृत्त कौन बताता है? भूमध्य रेखा। क्योंकि भूमध्य रेखा जो होता है वो ऐसी अक्षांश रेखा है जो कि ग्लोब पर वृहद वृत्त का निर्माण करती है, और वह रेखा ग्लोब के मध्य से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या याद रखेंगे? ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर लाइन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा
महाद्वीप कौन सा है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या याद रखेंगे? एशिया जो है वो सातों महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। एशिया जो है वो सातों महाद्वीप में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से, मतलब क्षेत्रफल में भी बड़ा है एशिया और जनसंख्या के मैटर में भी बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि अबिसिनिया निम्न में से किसका पूर्व नाम है? मतलब किस देश का अबिसिनिया पुराना नाम है? तो आप याद रखिए कि जो अबिसिनिया है वो किसका पुराना नाम है? पूर्वी अफ्रीका, जैसे कि इथियोपिया कहते हैं। इथियोपिया का पुराना नाम क्या माना जाता है? अबिसिनिया माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस देश को यूरोप के कॉकपिट, किसका? यूरोप के कॉकपिट के नाम से किस देश को जाना जाता है? इटली, बेल्जियम, ग्रीस या फिर जर्मनी। तो आप क्या याद रखेंगे इसका राइट आंसर कि बेल्जियम जो है वो यूरोप के कॉकपिट के नाम से जाना जाता है, यानी बेल्जियम को क्या किस और उपनाम से जाना जाता है? यूरोप के कॉकपिट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है कि विभाजन के समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया था उसके अध्यक्ष कौन थे? भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था तो उस समय जिस आयोग ने इसको निर्धारित किया था उसके अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा है। तो आप याद रखिए कि जो 1947 में जो विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? सिरिल जॉन रेडक्लिफ। कौन? सिरिल जॉन रेडक्लिफ जो थे उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। माउंटबेटन का भी बहुत सहयोग था भारत और पाकिस्तान के विभाजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है कि गोभी, कालाहारी, अटाकामा या फिर सहारा क्या है? सब्जी के नाम है, चक्रवाती तूफान है, शीतोष्ण घास के मैदान है या फिर मरुस्थल है। तो आप क्या याद रखिए कि जो गोभी हो गए, कालाहारी, अटाकामा एवं सहारा ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? मरुस्थल की कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? मरुस्थल की कैटेगरी में आते हैं। और मरुस्थल किसे कहते हैं? ऐसे क्षेत्र जो होते हैं जहाँ जो वार्षिक और वर्षा होती है वो औसतन 25 सेंटीमीटर, कितने से? 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उसे जो है मरुस्थल घोषित कर दिया जाता है। तो गोभी, कालाहारी, अटाकामा ये सब क्या है? मरुस्थल है। तो ये रहे आज के हमारे जीएस के टॉप क्वेश्चंस जो कि आपको बहुत ही कम समय में एज अ मॉक टेस्ट प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ, बस अपनी सेल्फ स्टडी को प्रिपेयर करिए। बहुत ही जल्दी आपके यूपी SSC राजस्व लेखपाल की शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है। तो बस बिल्कुल भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, अपनी सेल्फ स्टडी को प्रिपेयर रखिए। हमारे चैनल के थ्रू जितने भी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपको कराई जा रही है बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि इस बार एक सीट आपकी कंफर्म। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।